अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ कैसे करें भाई? एक सवाल कर लेता हूँ मैं आपसे। देखें, आप सवाल बहुत करते हैं। ये इस मुल्क में सवाल करने वालों के साथ पर बाद में कोई बहुत अच्छा काम नहीं होता। मैं वो ये सवाल आप डालते हैं हमारे प्रोग्राम में, फिर लोग आके परेशान होंगे। तो अल्लाह तौबा, मैं कोई ऐसा वैसा सवाल करूं? अच्छा। मैं तो भाई नॉर्मल सा सवाल कर लूंगा, जिस सवाल के बाद गारंटी हो कि हाँ ठीक है भाई, आप ठीक ठाक घर पहुंचेंगे अपने। जी बिल्कुल, घर पहुंच जाऊंगा, प्रोग्राम करने के काबिल रहूंगा, सब सही रहेगा, सब ओके रहेगा। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सवाल बहुत बुनियादी सवाल है, एक बेसिक सवाल है, सिंपल सा सवाल है। एक दोस्त से बेहतर क्या है? एक दोस्त से बेहतर क्या होता है बताओ? दोस्त से बेहतर दोस्त ही होता है। एक दोस्त से बेहतर पता नहीं क्या होता है, बताएं। एक दोस्त से बेहतर होते हैं दो दोस्त। तो सिंपल। दो दोस्त से बेहतर होंगे तीन दोस्त। इंसान जितना गैंग हो ना पूरा, हाँ, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। कोई पैसे वैसे अपने मांगने आए आपके, मेरे पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी सादा सी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक बनाता है और कुछ नहीं बनाता। और ये जो ताल्लुक है उसमें दोस्ती का ताल्लुक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, अगर आपके दोस्त रिलायबल हैं, अगर आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से है, अगर आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से है जो आपको तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, जो आपकी तरक्की के लिए ख्वाहिश रखते हैं, उसके लिए कोशिश भी करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, आपको बैकअप भी करते हैं और आपकी नाकामी पर आपको सहारा भी देते हैं। हाँ, वो गालियाँ भी देते हैं। हाँ, हमने कहा था ना यही होगा। देख, तू भी फेल हो गया ना, बड़ा गया था पेपर देने। चल आजा, बैठ जा इधर ही। तो ये ऐसे होते हैं। और वो दोस्त वो होते हैं जो कि आपको, मतलब अगर आप जाएं उनके पास कि यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो वो पहले आपको खूब सुनाएंगे, आपके ऐसी की तैसी करके रगड़ देंगे आपको, फिर बोलेंगे अच्छा बता भाई, बोल मर, क्या हो गया तेरे साथ। तो ये वो होते हैं जो सच्चे दोस्त होते हैं। तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाएं, एक दोस्त से बेहतर दो दोस्त होते हैं। सही है, समझ में आ गई बात पूरी। बिल्कुल, ये सिंपल सी बात थी, सादा सी बात थी, आसान सी बात थी। अब आज देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज बहुत कुछ होना है। और आज जो कुछ होना है, आज तो पता नहीं कुछ होना है या नहीं, लेकिन कल बहुत कुछ होना है। नहीं, कल तो खैर होगा, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। क्या है भाई, नवाज शरीफ साहब आएंगे? नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच की बात कर रही हूँ। वो तो मैच तो आज है, लेकिन कल तबसरे होंगे फिर ना। कल तबसरे होंगे। क्या हो गया भाई, इनकी जो है वो टाइमलाइन अजीब सी। मैं तो मैच में मैं खैर बात कर रही थी, लेकिन ये है कि बहरहाल मैच आज है और नवाज शरीफ साहब कल आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। कल वो तराना सुना आपने? जबरदस्त तराना, मैंने जबरदस्त तराना बग्गा साहब ने गाया है भाई। बग्गा साहब को बड़े प्रोजेक्ट, बग्गा साहब बड़े जबरदस्त। देखो, पाकिस्तान के इस वक्त जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं उनके अंदर साहिर अली बग्गा तकरीबन यूँ समझिए कि टॉप पर ही उनको आप कहेंगे, क्योंकि जो मेलोडीज वो बंदा क्रिएट करता है, जो ISPR के लिए उन्होंने गाने बनाए हैं, कमाल गाने बनाए हैं, जो पाकिस्तान के लिए गाने बनाए, कमाल गाने बनाए, इसी तरह जो नवाज शरीफ के लिए गाना बनाया, बड़ा जबरदस्त ट्यून बनाया उसका भाई। कल मैंने सुना, देर तक मैं ऐसे करता रहा। अच्छा। और मैंने कहा भाई वाह भाई वाह, ये तो सही लेकर आया, क्या ट्यून बनाया इन्होंने, जबरदस्त, पसंद आई मुझे। और बाकी वो आ ही रहे हैं, वो तो सबको पता है। लग रहा है 14 अगस्त का जश्न मना रहे थे कल। वो आज़ादी है ना, ग्रीन आज़ादी, जमानत मिल गई, आज़ादी हो गई, तो कनेक्ट करें, सोचें, थोड़ा सा मेहनत करें। बाकी तो हम बात कर लेंगे इसमें, हमारे साथ इस हवाले से आज बात होगी नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, कि वो वापसी पर होगी तो क्या होगा, किस तरीके से वो आगे के मामलात देखेंगे, कौम और मुल्क को जो खुशहाली वो लेकर आएंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो बस वहाँ नहीं, बस खुशहाली दुबई पहुँच गई है, खुशहाली दुबई पहुँच गई है, दुबई से खुशहाली कल सुबह उड़ के और इस्लामाबाद पाकिस्तान आएगी, पहुँच जाएगी, ज़बरदस्त। बाकी 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं, फिर मज़ीद बातें कर लेंगे आपसे। नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। इसहाक डार के बेटे के घर पर क़याम। हफ्ते के रोज़ दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इसराइल का गजा में भरपूर ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3700 हो गई। जो बाइडन के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इसराइल, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। गजा पर बमबारी रुकवाने के लिए अमरीका में मुजाहिरा करने वाले सैकड़ों यहूदी गिरफ्तार। इसराइली बमबारी के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान के काफ़िले आज गजा में दाखिल होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ का कसीरुल मुल्क की फ़ज़ाई मश्क का मुआयना। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। PIA बहरान, निजी एयरलाइंस ने मौके से फ़ायदा उठाकर किराए बढ़ा दिए। हुकूमत का माड़ी जलबानी वाक़े में हलाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 80-80 लाख रुपए का ऐलान। बांग्लादेश को शिकस्त, वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल चौथी फतह। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। इसमें आपने देखा कि किराए बढ़ गए हैं,
किराए बढ़ गए, PIA का बहरान है और बाकी जो एयरलाइंस थी उन्होंने कहा चलो भी किराया बढ़ा दो। इसे ये होता है, ये किसी के लिए क्राइसिस किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अब ये तो होगा, तो अब आप PIA को क्राइसिस से निकालें तो बाकी लोगों के बेचे भाई, बेचे बस, मलबा करके बेचे, उसका टायर अलग, पर अलग, हर सीटें अलग, बेचे बस, और अब कुछ नहीं उसमें रह गया। अच्छा, अलग अलग करके बेचने, हो सकता है हम कोई चीज खरीद लें, पूरी नहीं खरीद। अब एक जहाज BIA का ऐसा भी है जो 53 लाख रुपए का बिका था एक जमाने में, मुझे आप बताएं। हमारे घर में तो अफसोस की एक मुहिम चल पड़ी थी कि हम ना खरीद सके। हमने क्यों नहीं खरीदा, हमें पता होता तो हम खरीद लेते। 50 लाख का जहाज होता, तो वो थोड़ा सस्ता था, तो कुछ खराब जहाज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ठीक करा लेते। मैकेनिक से थोड़ी ठीक होता है कि सड़क पे जाके उसको कोने वाली दुकान पे मैकेनिक पे सही करवा के जहाज भेज दिया भाई। क्या हो गया भाई शिफा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अफसोस की सोगवार एक हमारे घर में एक कोई बात नहीं, माहौल था वो बन गया था। होता है, बहरहाल अगली दफा आप कोशिश कीजिएगा खरीदने की। 53 लाख का हम जहाज खरीदेंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी जब बिकेगा प्राइवेटाइजेशन उसकी हो जाएगी, और क्या होने पौने होगा सब। ये आप जहन रखिएगा, नजर रखिएगा। और बिल्कुल आगाज हम फिर से वही फ़लस्तीन वाले सिलसिले से करेंगे। 14 रोज़ हो चुके हैं और ये एक ऐसा गंभीर मसला बन चुका है, और कल तो ऋषि सुनक भी चला गया वहाँ पर, अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर, और जुमले उनके क्या थे कि जी मैं आपको जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। अब ये बायसनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई फ़लस्तीन के हवाले से पॉजिटिव बात कर ले, अगर कोई फ़लस्तीन की हिमायत कर दे, तो ये बायसनेस हो जाती है। बिल्कुल, ये किस कदर अंधे गुंगे बहरे हम लोग बन गए हैं कि लोग कुछ भी करते रहें, और जो वीडियोज़ आ रही हैं, एक एक वीडियो आप देखें आपका दिल हिल जाता है, बच्चों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कोई एहसास ही नहीं है। ख़ासतौर पर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये तो बिल्कुल इन्होंने अपने आप को इसराइल के साथ मिला लिया है। उस जुल्म में आप बजाय मतलब उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, आप उसका साथ दे रहे हैं। अगर आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन के साथ नहीं दे रहे, तो आप बातों से मॉरल सपोर्ट उसको दे रहे हैं कि हाँ ठीक है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये हो रहा है, एक एक वीडियो देखकर रोना आ जाता है। ऐसा और बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए लेटे हुए हैं, लोग उनके ऊपर से मलबा और वो सब चीजें हटा रहे हैं, इस किस्म की वीडियोस आ रही हैं। अस्पतालों में लोगों के एडमिशन, वो जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो बगैर एनेस्थीसिया के हो रहे हैं। हाँ, ये देखिए, एनेस्थीसिया ना हो तो आपको जरा सा कट लगे, आपको पता लग जाता है कि कितनी तकलीफ होती है। अब आपके पास एनेस्थीसिया नहीं है, आप बेहोश नहीं कर सकते, लेकिन ऑपरेशन करना है जान बचाने के लिए, जाहिर है वो तो शख्स तकलीफ में ही इतना मुब्तला होगा, उसी में मर जाएगा बेचारा। बिल्कुल, काफ़ी सारे ममालिक में एहतजाज चल रहा है, और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में एहतजाज चल रहा है। हालांकि उनकी जो मुल्क की जो क़यादतें हैं वो सारी इसराइल के साथ है, लेकिन अवाम वो ज़रा जी शऊर होते हैं। मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके साथ साथ मगरबी ममालिक ने भी बड़ी तादाद में लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए हैं। तो कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर मुजाहरे हुए हैं अभी, ये हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में लाखों मुसलमान जो है, और ये बड़े बड़े मुजाहरे हैं, ये नहीं कि एक छोटा सा ग्रुप खड़ा है, छोटे नहीं, आपको पूरे सड़कें ब्लॉक नज़र आएंगी। गज़ा पर जो इसराइली फ़ज़ाई हमले हैं उनके खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। उर्दन से यमन, और अगर हम बात करें अमान जो ज़ाहिर है उर्दन का दारुल हुकूमत है, और फिर जो सना है यमन का दारुल हुकूमत, उससे मुसलमान जो हैं वो नमाज जुमा के बाद सड़कों पर उमड़ आए थे। ये पिछला हफ्ता गालिबन जब हम ये बात कर रहे हैं। और इसी तरह फिर उर्दन में इसराइली सफारत खाने में घुसने की कोशिश की गई। ये अब आप देखें, ये सफारत खाने के बाहर की जो है ये वीडियो है जो चल रही है। अच्छा, फिर बैरूत की अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह के बड़े हामी, और वहाँ पर उन्होंने लिबनानी, फ़लस्तीनी और हिजबुल्लाह के परचम लहराते हुए गज़ा की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ वहाँ पर नारे लगाए। बड़े मुजाहरे हुए वहाँ पर। बिल्कुल ईरान में मुजाहरे हुए, ईरान में बहुत बड़े मुजाहरे हुए, और ईरान में भी इसी तरह जो है इसराइल का एक बड़ा हरीफ है, सख्त उनकी मुखालफत करते हैं, और वो तो कहते हैं कि हम तो हर वक्त तैयार हैं, हमें सिर्फ एक इशारा हो, हम जाके इनकी मदद करेंगे। तो खैर बहरहाल दारुल हुकूमत तेहरान में उन्होंने इसराइली और अमरीकी परचम जलाए, और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नाराबाजी हुई है। आपको ईरान नज़र आ रहा है, सारा ये इराक का दारुल हुकूमत है बगदाद, वहाँ पर हज़ारों लोग आ गए तहरीर स्क्वायर पर एक मुजाहरे के लिए इकट्ठे हुए। तुर्की का जो शहरों में मतलब मलाठिया और इस्तांबुल, वहाँ पर बिल्कुल एहतजाजन लोगों ने अमेरिकन मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश की है। बिल्कुल, मोरक्को के शहर में लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए सड़कों पर आए थे,
और इसी बुनियाद पर फिर मंगल को इसराइली हुकाम की जानिब से अपने शहरियों पर तुर्की और मोरक्को जाने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल, ये भी है, ये सिलसिला भी है। अच्छा, फ़लस्तीन के बाद अगर लंदन की हम बात करें तो लंदन में भी बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। लंदन में भी ट्रैफल्गर स्क्वायर और यहाँ वहाँ जहाँ पर भी लोग जमा होते हैं वो हुए हैं जमा, लेकिन लंदन में मुख्तलिफ मुनफरद तरीके का एहतजाज भी हुआ है कि लोगों ने, अच्छा 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो प्राइम मिनिस्टर का घर है वहाँ पर, उसके बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया और उसके बाहर नमाज भी अदा की। तो ये वहाँ पर एक यूनिक चीज़ थी जो देखने को मिली। वैसे तो हर तरफ शोर और नारे और वो सब चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक मुनफरद चीज़ ये हुई कि 10 डाउनिंग के बाहर लोगों ने नमाज अदा की। और बाकी लंदन में मुजाहिरे जो हैं वो भी अपने तारीखी थे, इतने बड़े। और लंदन में तो क्योंकि जूइश कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, वो जूइश कम्युनिटी भी मुसलमानों के साथ, या जो भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे कर रहे थे वो जूइश कम्युनिटी भी उधर मुजाहिरे कर रही थी। अच्छा, बहुत सारे ममालिक में पाबंदी भी लगा दी गई है मुजाहिरों पर। ये बड़े अच्छे ममालिक हैं, मुझे बड़े पसंद आए ये ममालिक। ये ममालिक वो हैं जो कहते हैं कुरान जलाने की आज़ादी है, आप कुरान अगर जलाना चाह रहे हैं। नमाज वाली वीडियो नहीं चलाई हमारी टीम ने, वैसे अगर वो रख लेते तो। कौन सी वाली? नमाज वाली। हाँ, तो नमाज दिखानी थी भाइयों, नमाज पढ़ाते हैं अभी प्रोग्राम के बाद इनकी नमाज पढ़ाते हैं हम, ठीक है, खुतबा दूंगी आज मैं आप लोग। अच्छा, तो वहाँ पर वो कुरान करीम जलाने की इजाज़त है, लेकिन आपने जो जज्बात का इज़हार अगर आप मुजाहिरे की सूरत में करना चाह रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, जर्मनी, वो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये दो मुल्क तो सारे फहरिस्त होते हैं अक्सर इस किस्म की हरकत व सकनात में। फ्रांस का जो दारुल हुकूमत है, कार्टून पर इन्होंने कितना बड़ा एहतजाज किया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तखाना कार्टून और खाके बनाए गए थे, तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कितने बड़े मुजाहिरे किए थे इन वेस्टर्न कंट्रीज ने। सारे लीडर हाथ में हाथ डालकर जा रहे थे, वो सब ठीक था। बिल्कुल, यहाँ पर कोई फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा करेगा तो हम उसको बैन लगा देंगे। ये है इनकी बस छोड़ देने लगे, क्या हुआ। खैर, बार फ्रांस में आपको नजर आ रहा है, फ्रांस में दिखाते हैं आपको, फ्रांस की विजुअल्स चलाई जी। दारुल हुकूमत पेरिस में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे हुए, जिसका रद्द-ए-अमल जो है वो ऐसा आया कि फ्रांसीसी जो पुलिस है उन्होंने फ़लस्तीनी हामियों पर मुजाहिरे के दरमियान जो है वो गैस और शेलिंग और ये सारा गैस मारी इन पर लोगों पर। जी, तो वहाँ पर तो बाकायदा तौर पर ये मसला हुआ, मुजाहिरे ना करो। और बर्लिन जो है, बर्लिन जर्मनी का शहर, वहाँ पर भी फ़लस्तीन की हिमायत में लोग जो है वो मुजाहिरे किए, सड़कों पर निकल आए, और वहाँ पर भी हुकूमत की तरफ से इन मुजाहिरों की तरफ पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई थी। अच्छा, इसी तरह दारुल हुकूमत जो है हॉलैंड का एम्स्टरडैम, वहाँ पर भी पाबंदी के बावजूद फ़लस्तीनी मुजाहिरे हुए और फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरे हुए, और वो भी बड़े पैमाने पर हुए। गैरतमंद लोग कहाँ से आ गए? सारी दुनिया में मौजूद है, सारी दुनिया में है। मैं तो अभी आपको एक और मुल्क का नाम बताऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, टूनीसिया के हवाले से भी हम जरा बता दें लोगों को। टूनीसिया में भी जो है वो शदीद मुजाहिरे हुए, हजारों लोग वहां पर भी सड़कों पर निकल आए। और हमारा पड़ोसी भारत भी, हालांकि इसराइल का सफारती ताल्लुकात है इन दोनों ममालिक के, भारत में बड़े जोरों शोर से इसराइल की जो है वो हुकूमती सतह पर हिमायत जारी है, लेकिन भारत में लोग जो हैं वो निकले हैं फ़लस्तीन के हक में, और लोगों को उठा उठा के भारतीय पुलिस ने जेलों में डाला है। ये भी वीडियो आई हुई थी। तो ये सारी सूरत हाल है। जागो जागो, कुछ जागो। आज है मुजाहिरे, वो उधर एमकेएम वगैरह वालों ने भी किए हैं कराची में, और उससे पहले जमात इस्लामी वालों ने किया था। तो हमें भी मतलब एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा सीन हो गया वहाँ पर, मोमिना मुस्तहसन जी, वो पाकिस्तान की सिंगर, बड़ी आफरीन वगैरह जो उन्होंने गाया था, राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ बड़ी मशहूर हुई थी वो। तो उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर बयान दिया, तो सोशल मीडिया पर जो गुस्सा और जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है भाई, ओ हो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक्स पर जो बयान दिया है वो मैं उसका उर्दू में आपको पढ़ देता हूँ। एक तो ये आप लोग एक्स कहते हैं, मेरे तो जहन में थोड़ी देर बाद आता है कि एक्स क्या बला आ गई है दरमियान में। आएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये सही होगा ही एक्स पर। अच्छा, अब उनका बयान जरा उर्दू में सुनिए। वो कहती क्या है, मैं अपने यहूदी दोस्तों की जानों के ज़िया पर गमज़दा हूँ, और फ़लस्तीन के मुसलमानों और ईसाइयों के गम में भी बराबर की शरीक हूँ, जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार ज़िंदगियाँ ली जा रही हैं। और उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर मज़ीद कितनी जानों का ज़िया होगा। सही है। जालिम और मज़लूम तबके को इज्तिमाई सज़ा देना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ठीक है। अच्छा, अब इस पर सोशल मीडिया पे बड़ी आग लगी। उन्होंने मोमिना मुस्तहसन पर बड़ी तनकीद की, और उन्होंने कहा कि भाई लोगों ने जो उनको मिसाल दी वो की उन्होंने कि भाई ये बेला हदीद जो है आप उसको देख लें, उन्होंने बग़ैर किसी खौफ के फ़लस्तीन की हिमायत की है, और उसके तो लाखों करोड़ों डॉलर के, मिलियन ऑफ पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो उसने उसकी परवाह नहीं की। और आप जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में खुल के बोल नहीं रही, क्योंकि आपके यहूदी दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। तो बड़े लोगों ने जो है वो इस चीज़ पर उनके ऊपर एतराज़ किया है।
अब ये वही बता सकती हैं कि वो उनका मतलब क्या था, लेकिन अच्छा उसमें एक और सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने मोमिना मुस्तहसन का यूक्रेन की हिमायत में किया गया पुराना ट्वीट भी पोस्ट किया। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ा हैरान हूँ कि जब यूक्रेन रूस का तनाज़ा चल रहा था तो उस वक्त मोमिना ने सिर्फ यूक्रेन का नाम लेकर बयान दिया था, और आज वो ये बयान तो रूस के खिलाफ होगी ना, रूस के खिलाफ होगी भाई, हो सकता है वो रूस के खिलाफ हो, यूक्रेन के हक में हो। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, मोमिना हैरान हो रही है कि मुझे देखें लोग पाकिस्तानी जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा, मोमिना ने एक्सप्लेनर में एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जी मेरा मानना यह है कि इसराइल की रियासत तमाम यहूदियों की नुमाइंदगी नहीं करती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारतीय हुकूमत तमाम हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करती और पाकिस्तानी हुकूमत तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है इंसानी जान, और मैं इसराइल की जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उसकी मुखालिफत करती हूँ, और फ़लस्तीनी कई दिहाइयों से नस्लकुशी का सामना है उनको, तो हमें ये रोकना चाहिए। ठीक है, हाँ सही है, समझ में आ गई बात। बेसिकली हर जान को कह रही थी कि भाई हर जान कीमती है, चाहे इस तरफ हो उस तरफ हो, क्योंकि देखिए जब भी जंग होगी उसमें इंसानी जानें, बेकसूर इंसानी जानें मारी जाएंगी, और वो किसी भी साइड की शायद बात कर रही है। बिल्कुल, वो सिविलियन डेथ्स की बात कर रही थी, और जाहिर है वो दूसरी साइड पर भी है। जब यहाँ से भी हमास का या जो भी रॉकेट गए वो वहाँ पर भी अगर सिविलियन साइड को उन्होंने हिट किया, वहाँ पर भी अगर बेकसूर लोग जिनका उस तरह से शायद एज सच डिसीजन मेकिंग में नहीं है, लेकिन बेसिकली वो कौन लोग हैं जिन्होंने वहाँ आकर अपने आप को बसाया है जबरदस्ती, तो बेसिकली वो ऑक्यूपायर्स तो हैं। बिल्कुल, लेकिन ऑक्यूपायर तो है, हाँ ठीक है, बिल्कुल इंसानियत उस हिसाब से देखी जाए। और जो जंगी कवानीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, उसमें तो उन्होंने दरख्तों तक को मना किया कि आप नुकसान ना पहुंचाएं, बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन ऐसी है कि इसके अंदर ना बड़ा केयरफुली जो है वो बात करनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि इतनी दिहाइयों से फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका और बरतानिया बिहेव करते हैं, तो कम से कम थोड़ा गट्स अपना दिखाएं, ऐसे ना करें, निडर होके बात करें। वो उसको देखो, वो करीम बेंजीमा फुटबॉलर जो है, फ्रांस वाले ही उसके खिलाफ हो गए। फ्रांस का मिनिस्टर है जेरल्ड डरमेनन, वो कह रहा है जी करीम बेंजीमा ने मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ उसके वो टाइज हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो बेसिकली उसको वो लोग दहशतगर्द तंजीम मांगते हैं, वो बेसिकली है तो पॉलिटिकल तंजीम इजिप्ट वाली मुस्लिम ब्रदरहुड, लेकिन वहाँ पर प्रोस्क्राइब वो कहते हैं कि जी उसके ऊपर बैन है वहाँ पर फ्रांस में। तो अब वो उसने क्या किया, फ़लस्तीन की हिमायत कर दी उस बेचारे फुटबॉलर ने। अगर अपने दिल की बात कह दी कि हाँ ये जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को नहीं होना चाहिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्द है, और इसकी जो वो है नेशनलिटी, कहते हैं जहादिज्म इससे प्रमोट हो रहा है, इससे जहादिज्म तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब वो उसकी नेशनलिटी कह रहे हैं रिवोक कर देंगे। एक तो वो तुम्हारे लिए इतना बड़े बड़े अवार्ड्स लेकर आया है, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स उसने फ्रांस को लेकर दिए हैं, और इतना बड़ा वो खिलाड़ी है, और उसके बाद आप ये बातें कर रहे हैं। ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस इन सो कॉल्ड वेस्टर्न ममालिक में, जो कहते हैं कि जी हर चीज़ में फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन फ्रांस में तो किसी किस्म का कोई फ्रीडम मुझे तो कभी नज़र आया नहीं वैसे पर्सनली कि भाई ये फ्रांस का फ्रीडम है या फ्रांस वालों ने कह दिया। फ्रांस तो बड़ी एक जिसको कहते हैं ना सख्त किस्म की दिल में बुग़्ज़ रखने वाली एक रियासत है, और उनकी हुकूमत में, उनके लोगों में नहीं ज़ाती तौर पर, लेकिन उनकी हुकूमत वगैरह में, उनके मामलात में ये चीज़ बड़ी साफ ज़ाहिर होती है, नज़र आती है। अच्छा, अब अगर आप इमदाद देना चाह रहे हैं, इस्लामिक रिलीफ के हवाले से हम जरा आपको बता दें कि अगर आप पाकिस्तान से इमदाद जो है फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए भेजना चाहते हैं, तो अव्वल तो ये काम जरूर करें। 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये काम कर रही हैं, और उनमें सर फहरिस्त तो कल भी आपको हमने बताया था अल खिदमत फाउंडेशन है, उनके दफातर आपको मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलेंगे। उनके वेबसाइट्स पर अकाउंट्स हैं, आप अपने मोबाइल के थ्रू, क्रेडिट डेबिट के थ्रू पैसे उनको भिजवा सकते हैं। अल खिदमत के बाद फिर जी है बच्चों की है एक रिलीफ फंड है जी, फ़लस्तीनी चिल्ड्रन रिलीफ फंड, बिल्कुल उनकी टीमें हैं गजा में, वो काम कर रही है बच्चों के लिए, पर काम कर रही है, तिब्बी इमदाद के लिए बड़ा काम कर रही है, उसको आप दे सकते हैं एहतियात। फिर फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी है, वो गज़ा के अस्पताल जो कि वहाँ पर हैं उनके लिए बड़ा वो काम कर रहे हैं, और अब थोड़ा बहुत इमदाद चूँकि जाना शुरू होगी, तो इसीलिए इमदाद की वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और जाहिर है डॉक्टर्स को भी कुछ सप्लाईज़ की ज़ाती तौर पर ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप सिर्फ उन लोगों की मदद नहीं कर रहे जो ज़ख्मी हैं या जो बेघर हो गए, उनकी मदद भी कर रहे हैं जो वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए मौजूद है। तो ये भी जहन में रखिए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर बड़ा काम कर रही है। फिर एक्शन फॉर ह्यूमैनिटी कैनेडा जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनके थ्रू भी आप अपने पैसे एहतियात भिजवा सकते हैं।
अच्छा, फिर है जी इसके अलावा इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड, ये लोग भी बड़ा काम कर रहे हैं जी। 1997 से ये लोग काम कर रहे हैं फ़लस्तीन में, मकबूजा इलाके में जी बिल्कुल। तो वो भी एहतियात आप इनको दे सकते हैं। ह्यूमन अपील नामी एक और इदारा है, वो भी बड़ा काम कर रहा है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में काम करती है ये, तो ये लोग भी काम कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि बस वहाँ पर लोगों को इमदाद की सूरत में जो रिलीफ मिल सकता है वो मिल जाए, क्योंकि असल रिलीफ तो उनका वो होगा कि जब ये मामला ख़त्म होगा, जब इसराइल की बदमाशी ख़त्म होगी, जब दुनिया के ममालिक जागेंगे और इसराइल रुक जाएगा, असल तो उनको रिलीफ उस वक्त मिलेगा। लेकिन अब ये है कि इसराइल ये है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ना जाग रहे हैं और ना वो इसराइल को रोकना चाहते। बिल्कुल। और प्लानिंग भी लगता है इस दफ़ा उनकी कुछ और ही है कि बस एक ही दफ़ा हिट वाइल, वो कहते हैं ना हिट वाइल दी आयरन इज हॉट, तो उस वक्त मारो जब लोहा गर्म है तो उसी वक्त बस मार दो। तो इस वक्त लोहा बड़ा गर्म है और नुकसान शुरू हुआ है, दुनिया खामोश है। इसराइल ने देख लिया है कि भाई चलो हमारे हक में बातें आ रही हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हमारे साथ खड़ी हैं, लोगों का बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कर लो जो करना है और इसी वक्त कर लो, एक ही दफ़ा इसको किस्से को ख़त्म करो वंस एंड फॉर ऑल। तो ये भी सूरत हाल जो है वो अल्लाह ना करे डेवलप हो, लेकिन हालात कुछ इसी किस्म के नज़र आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं जी, फिर वक्फे के बाद दोबारा आते हैं तो और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से 14 दिन से मुसलसल जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीन का यह तनाज़ा सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर महदूद नहीं बल्कि दीगर तमाम ख़ित्तों पर भी उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। ख़ासतौर पर यूरोप में सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में जो मुज़ाहरा हुआ, सबसे बड़ा मुज़ाहरा था, उसकी वजह से बरतानवी हुकूमत ने शहरियों पर मुज़ाहरे करने पर पाबंदी आयद कर दी है। उसके बावजूद लोग मज़ीद मुज़ाहरे कर रहे हैं। फ़्रांस में भी बड़ा मुज़ाहरा हुआ, जर्मनी में भी, फिर उसके बाद यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ रहे हैं, बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, बहुत से कवानीन में तब्दीली की जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ्रांस में हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब यूनुस खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आप बताइए, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? बताइए क्या सूरत हाल है फ्रांस में? थोड़ा सा मुजाहिरों का भी बताइएगा, फिर उसके बाद कवानीन का भी बताएं। देखिए यहाँ पे तो मुजाहिरे जारी हैं, लेकिन मुजाहिरे यहाँ पे होते रहे जो इब्तिदाई दिन थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई थी दोनों तरफ से। और उसकी बुनियादी वजह इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी के वजूहात बताए थे। यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ की इंटेलिजेंस है उनका ये कहना था कि यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। और उसके बाद जो भी बड़े यहाँ पे इज्तिमा थे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर दोनों अतराफ से जो है वो उन्होंने मुजाहिरों पर पाबंदी जो है मुकम्मल तौर पर लगा दी। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पे जैसे कि लोअर म्यूज़ियम है वो खाली करवा लिया गया, यहाँ पर बम की इतलात थी। यहाँ पे जो इनका जो बादशाहों का महल था जो कि टूरिस्टिक एरिया था शतो दे वर्साई वो। और उसके बाद 2 दिन पहले यहाँ पे 5 एयरपोर्ट जो है वक्ती तौर पे जो है बम की इतलात के हवाले से बंद की गए। इसके हवाले से इसके अलावा भी ऐसे इतलात यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस पे आ रही है कि यहाँ पर किसी भी वक्त कोई ना कोई दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पिछले हफ्ते से 12,000 से ज़ायद पुलिस नफरी को तैनात कर दिया गया। यहाँ पे अगर हम पब्लिक मुकामात पर देखें जहाँ पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और टूरिस्टिक एरिया, तो वहाँ पे हमें पुलिस की एक भारी प्रेजेंस नज़र आती है। तो यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और लोग इसकी वजह से लोगों में भी खौफ और हिरास पाया जाता है। ठीक है, जो पब्लिक ओपिनियन है और जो गवर्नमेंट ओपिनियन है वो दोनों अलग अलग है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो हुकूमती सतह पर जो है वो इसराइल का साथ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमती पार्टी है उसमें जो एक अहम लीडर है मुल्ला शाह, उसने जो है
हमास के हवाले से बड़े मुस्बत जो है वो बयानात दिए हैं, जिसके वजह से उसको जो है बास लोग तनकीद का भी निशाना बना रहे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी पार्टी यहाँ पे 82 उसके मेंबर कौमी असम्बली, और अगर उनकी इत्तेहादी की जमातों को भी साथ ले लें तो वो 132 तक बनती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पॉलिटिशियन डिवाइडेड हैं। कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि यहाँ पे दोनों अतराफ की साइड की जो है बात करनी चाहिए, जबकि हुकूमती सतह पर जो हमारे सदर इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, और चूंकि उनकी जो है वो बहुत एक तारीखी हिस्ट्री है फ्रांस की इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो वो उस हवाले से चल रहे। लेकिन अगर हम अवामी सतह पर बात करें तो अवामी सतह पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पे बहुत बड़े इतने बड़े प्रोटेस्ट निकले कि किसी इस्लामी मुल्क में भी शायद ना निकले हों। और यहाँ पर सियासतदान अब ये एक बहस चल रही है कि जब एक अवामी इतना प्रेशर हो तो वो कब तक सस्टेन इस हवाले से कर सकते हैं, और यहाँ का मीडिया भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। तो कानून साजी के हवाले से ज़रा बताएं यूनुस साहब के कानून साजी क्या हो रही है उस मुल्क में, फ्रांस में, इस हवाले से, और क्या कवानीन अब ये लोग बना रहे हैं? देखें, पिछले कुछ दिनों से फ्रांस में बड़े कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि एक चिचनियन नौजवान था और उसने स्कूल टीचर्स को कत्ल किया था। उसके बाद यहाँ पर इस हवाले से बहुत बहस हो रही थी। कवानीन पहले से कवानीन यहाँ पर पहले से मौजूद थे कि वो लोग जो कि पब्लिक इंटरेस्ट या मुल्क के लिए या जिनके ऊपर शुबा हो कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हो सकते हैं, तो उसको मुल्क से बाहर निकालने की बात हो रही थी, और ये कवानीन पहले से मौजूद थी, लेकिन उसमें अब इन्होंने मजीद सख्ती कर दी गई है। और उसमें ये कह रहे हैं कि वो फैमिलीज, जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है और उसके ऊपर जो है उनको ख्याल है कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात वगैरह कर सकते हैं, तो अगर उनकी फैमिली हुकूमत को रिपोर्ट नहीं करेगी तो वो न सिर्फ उस लड़के को डिपोर्ट करेंगे बल्कि उसके तमाम फैमिली को भी डिपोर्ट कर सकते हैं। और इस हवाले से जो हमारे पास इत्तलात है वो ये हैं कि यहाँ पे इनकी इंटेलिजेंस ने एक जो सर्वे किया है उसके हवाले से इन्होंने कोई 5000 तक अफराद की जो है लिस्टें बना चुके हैं जिनके ऊपर इनको शुबा है कि ये दहशतगर्दी कर सकते हैं या ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या इनकी कोई बहुत ज़्यादा मजहबी ख्यालात के लोग हैं। इसके हवाले से जो इंसानी हुकूक के जो तंजीम है वो ये समझती है कि इससे दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ेगी, लोगों में इंतहाई गुस्सा होगा। तो इस तरह के कवानीन इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जी है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ईरान जो इसराइल और इसकी फ्रांस की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर ट्रेड भी ये लोग कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपनली ये लोग एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो अवामी, जिस तरह आपने कहा, ज़्यादा सपोर्ट है फ़लस्तीन के साथ, लेकिन वहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी माजी में देखे हैं कि जिसमें इस्लामोफोबिया नज़र आता है। तो अब वो जो इस्लामोफोबिया है वो भी इस वक्त क्या इन प्ले है या नहीं है? पब्लिक की सतह की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पब्लिक सतह पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम आम लोगों से मिलते हैं, हम देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट होते हैं फ़लस्तीन के लिए उसमें बहुत हद तक लोग निकलते हैं। लेकिन अब जो हुकूमत जो कर रही है वो मुसलमानों को, जो ऐसे लोग, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं या एक्सट्रीमिस्ट जहन के लोग हैं, उससे वो आवाम को डरा भी रही है। और वो ये हुकूमत उनको, आवाम को समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर इनको आज नहीं रुका गया तो कल ये हमारे बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। और जब सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर अवाम सोचते हैं तो उस वक्त ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पर जो अवामी सतह पर जो राय पाई जाती है वो इस वक्त हम देखते हैं कि वो फ़लस्तीन के हक में ज़्यादा है। अवाम समझती है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे मज़ालिम जो है उसको रोकना चाहिए और हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इस हवाले से हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, और हुकूमत के अंदर भी जो इनके इत्तेहादी जुमात के लीडरान हैं, जिसमें मैंने आपको मिलन शाह का नाम बताया, वो भी अवामी मौक़िफ़ को अपनाए। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
नीचे तक कैसे जाएंगे अब? अच्छा जी, वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरें आपको बताते हैं। कौन सी खबर से आगाज करें, आप बताएं भाई। वो जो आपका मुल्क जो है एक बरतानिया वाला, उस बरतानिया की कुछ बात कर रही थी आप, जो आपने कहा था कि भाई ल्यूटन एयरपोर्ट पर जो आग लगी थी वो आग लग गई, उस पर बड़ा बैकलैश आया, उस आग पर आग लगी बुनियादी तौर पर, उस आग पर आग लगी लोगों को कि भाई आप लोगों ने पहले जो आग लगी थी 5 साल पहले, उसका अगर कुछ किया होता तो आज ये दूसरी आग ना लगती, 1500 गाड़ियां तबाह ना होती। खैर बहरहाल, एक तो अभी आग से वो जूझ ही रहे थे, इस आग का हीट प्रेशर बर्दाश्त कर ही रहे थे यूके के मिनिस्टर्स के, उन पे एक और मलबा आके गिर गया। अच्छा, और वो मलबा तो बड़ी चालाकी है भाई, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है किसी को। देखें, अमीर ममालिक पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे में देखा कि जो सैलाब वैलाब आए थे, वो सैलाब आए, हमारा तो क्लाइमेट चेंज में 0.1% भी शायद अमल दखल इतना ना हो, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज की कैलेमिटीज आ रही हैं वो हम पे ज्यादा आ रही हैं। हमारा तो सैलाब और किस तरीके की हमारी जो सूरत हाल रही, और हमने कितना उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी से एहतजाज भी किया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके मफादात वाबस्ता हैं उससे, और बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक्नॉलेज भी किया कि हाँ भाई, पाकिस्तान या ये जो गरीब ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में जितना कि ये लोग फेस करते हैं। खैर बहरहाल, अभी यही सारी सिलसिला चल रहा था। हुआ ये है कि म्यांमार का नाम सुना होगा आपने? म्यांमार का नाम बिल्कुल, आंग सांग सूची के चक्कर में तो हम सबने सुना है। सूची साहिबा जो ये वो भी अमन की नोबेल प्राइज विनर, और बातें उनकी हरकतें देखो कि क्या क्या करती थी। बहरहाल उनका हुआ ये है कि बेसिकली बरतानिया में एक सुपर स्टोर है लिडल के नाम से, छोटा सा है, बड़ा क्यूट सा लिडल, उसमें मुख्तलिफ ब्रेड और सारा ये ग्रोसरी का सामान मिलता है। अब वो जो ग्रोसरी, उनके लिडल स्टोर्स के जो कुछ पैकेट्स हैं, कुछ पैकेजिंग है, वो मिली है म्यांमार के कचरे के ढेरों से। और वो ऐसा वेस्ट इनका था जी, जो बरतानिया का वेस्ट था, वो आपको 7000 किलोमीटर दूर म्यांमार के एक बड़े ही कम आमदनी वाले गांव के कचरे के ढेरों से मिल रहा है। क्या बात कर रही है? मैं आपको कुछ झूठ नहीं बता रही, और ऐसा नहीं है कि कोई एक बोतल हो या 2 बोतल हो, वहां पर कचरे का कचरा, मतलब ढेर का ढेर जो है, ये सारे उन्होंने लोगों ने शेयर किए हुए हैं कि मतलब ये वो मुल्क म्यांमार क्या बात करेगा, बरतानिया को क्या कहेगा कि तुम अपना कचरा हमारे पास भेज उसकी तो कोई औकात ही नहीं होगी। बिल्कुल, वो कह कुछ नहीं सकता। तो गरीब, अब हुआ यहाँ पर ये है जिस पे लोगों को बड़ी तशवीश हो रही है, और बरतानिया में भी बरतानिया हुकूमत पर इस पर बड़ा ही एहतजाज और एक तरह से बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है कि जैसे अमीर ममालिक गरीब ममालिक में अपना कचरा फेंक रहे हैं, डंप कर रहे हैं बेसिकली प्लास्टिक, ताकि हमारा माहौल ना खराब हो, जिस इलाके में हम रह रहे हैं हम पाक साफ रह जाएं, और जो गरीब हैं वो बेचारे मरते हैं तो वैसे ही मर जाएं। तो ये सूरत हाल है जो हुई है, और इस पर लोग बड़ा तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि म्यांमार में बरतानिया के स्टोर का कचरा जो है वो क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई एक बोतल हो, खास तौर पे प्लास्टिक की बोतल्स और बाकी पैकेजिंग वगैरह प्लास्टिक की, और एक नहीं कि एक कचरा ही कचरा, ढेरों ढेर उस स्टोर के जो है वो लगे हुए हैं वहां पर, कि ये कितना इन्होंने डंप किया है, बेसिकली डंपिंग ग्राउंड बना लिया है उस जगह को। और जैसे बहुत सारा वेस्ट ऑफिशियली बहुत सारे ममालिक में आता है, कंप्यूटर वेस्ट बहुत सारा ऐसा है जो पाकिस्तान में आता है इंटरनेशनली, तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने वेस्ट का डंपिंग ग्राउंड बना लिया है कि चलो भाई यहाँ पर अब हम जो है वो वेस्ट को फेंकते हैं, हमारी तरफ कुछ ना हो प्रॉब्लम, इन लोगों की तरफ प्रॉब्लम होती है तो होती रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये ऑफिशियल तरीका है कि ये लोग करते ही ऐसे थे, या ये चीज अब मंजर आम पर आ गई है और ये गैर कानूनी तौर पर इलीगली ये इस तरह से भाई साबित ये हुआ है कि आप अगर अमीर हैं और पावरफुल है तो आप जो भी करें कुछ कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल, ये सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, एक और स्टोरी आई है, और वो स्टोरी आई है कीनिया से। ठीक है जी, कीनिया। अच्छा, कीनिया में एक बंदे को किया उन्होंने गिरफ्तार, और वो गिरफ्तार क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ, आप जरा सुन लें। वकालत से मामला है ये, जी बिल्कुल, और कानूनी मामला है ये, हमारे यहाँ भी कानून के ऊपर बड़ी बात होती है। अब कीनिया में हाल ही में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस बंदे ने वकालत की, मुख्तलिफ मौक्किलों की नुमाइंदगी करते हैं वकील, केस लड़ते हैं लोगों के, तो केस उसने लड़े लोगों के, और इस बंदे का नाम था ब्रायन मेयोंदा। और इसने मुख्तलिफ लोगों के केसेस लड़े, और वकील नहीं था ये, इसने वकील का रूप धार कर केसेस लड़े। ये बेसिकली जाली वकील था, और जाली वकील भी ऐसा कोई कमाल का वकील था कि इसने 26 मुकदमे लोगों के लड़े भी और जीते भी, जीत भी गया ये। इसने कहा भाई मैं तो टैलेंटेड आदमी था ना, उसको पता भी होगा कानून का, जब भी जीता होगा। नहीं तो ये जज वगैरह ये उससे केस सुन रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं और ये सुने जा रहे हैं, तो वो काम की सही बात करता होगा, ढंग की बात करता होगा। ऐसे थोड़ी कोई किसी भी तरीके से उसको वो कुछ भी कहता रहे वो सुन रहे होंगे। तो वो फिल्म याद आ गई फात मुस्तफा की, एक्टर इन लॉ,
अच्छा हाँ बिल्कुल, वो भी तो जो LLB का थी, वो इंडिया की भी तो फिल्में हैं जिसमें वो वकील वाला सारा सिलसिला होता है। तो बहरहाल अब ये बंदा जो है ये काबिल वकील के तौर पर अपने आप को पेश करता था। क्लाइंट्स इसके पास आते थे और क्लाइंट्स जब इसके पास आते थे और अपनी इसको सारी रुदात सुनाते थे, उसके ऊपर ये केस बनाता था, जाकर लड़ता था ये केस। 26 केस इसने हैरत अंगेज तौर पर जीत लिए और कि शहरी ने कभी भी मतलब इस बंदे ने कोई बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की हुई थी वकालत की। ये असल में कहानी है भाई, ये किसी किस्म की कोई तरबियत हासिल नहीं की थी। अब क्या हुआ है कि इसको गिरफ्तार कर लिया। एक तो वो मुकदमे लड़ रहा है, लोगों के जीत रहा है, और अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। मतलब उसकी कोई ये जहन की एबिलिटी है भाई, जीनियसिटी के लिए जीनियस है वो बंदा। अगर तो वो बगैर पढ़े ये सारा कुछ कर रहा है और प्रिपेयर कर रहा है। लॉ कोई बहुत आसान चीज नहीं है जो हर एक को बगैर पढ़े या बगैर समझे समझ आ जाए। असली वकीलों ने शिकायत की बेसिकली इसकी, असली वकीलों ने ये तो हमारा काम खराब कर सड़ गए थे ना दरअसल। सारे मुवक्किल उसके पास जा रहे थे, फीसें जमा कर रहा था। पाकिस्तान लाओ भाई, इस बंदे को पाकिस्तान लाओ, बड़ी जरूरत है। बहुत सारे मुकदमों में बड़ी जरूरत पड़ेगी इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक और शख्स की भी हम आपको जरा बात बता दें, तस्वीर अगर हमारे पास रेडी है तो बताएं हम। अच्छा जॉश पॉल है जी, तस्वीर इनकी दिखाएं। जॉश पॉल इनका नाम है और बुध की इवनिंग की ये तस्वीर है। जॉश ने किया क्या है, जॉश ने कमाल किया जो भी किया। करता क्या है, चाहता क्या है। जॉश होता है स्टेट डिपार्टमेंट में अमेरिका के, और वो साहब बोले ना, अगर अमेरिका का कोई शख्स है और वो स्टेट डिपार्टमेंट का वो शख्स है तो उसको तो साहब बोला जाएगा। जो काम किया उस पर डबल साहब बोलूंगी मैं। आप सुने उन्होंने किया क्या। जॉश पॉल है, डायरेक्टर है कांग्रेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के स्टेट डिपार्टमेंट में, यानी कि अमेरिका का वो इदारा जो दुनिया को कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने के काम करता है सारे। तो वो जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स के डिपार्टमेंट और ब्यूरो में ये डायरेक्टर है, और इन्होंने कर दिया रिजाइन। और इन्होंने पोस्ट किया अपना रिजाइन ऑनलाइन, और एहतजाजन बाइडन की पॉलिसीज के खिलाफ इन्होंने एहतजाज करते हुए अपना रिजाइन पोस्ट किया। और उन्होंने लिखा क्या है उसमें, ये अहम बात है, आप सुनिएगा। इतनी क्लैरिटी से तो मुसलमानों के बयानात नहीं आए जितने कि इनके आ गए हैं। लेट मी बी क्लियर, हमास's अटैक ऑन इजराइल वाज नॉट जस्ट अ मॉन्स्ट्रोसिटी, इट वाज अ मॉन्स्ट्रोसिटी ऑफ मॉन्स्ट्रोसिटीज। लेकिन बर्बरियत की भी बर्बरियत। बट I believe to the core of my soul that the response Israel is taking, and with the American support both for that response and for that status quo of the occupation, will only lead to more and deeper suffering for both the Israeli and the Palestinian people. तो इसने फिर रिजाइन कर दिया। इसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज ऑफ वॉर जो है बेसिकली जो उनकी वॉर के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया। इन्होंने इनकार किया बाइडन की पॉलिसीज को मानने से और उसका हिस्सा बनने से, सहूलतकारी उसकी करने से, उनके दफ्तर में बैठकर उनकी तनख्वाहें लेते हुए। इन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। हाँ जो हमास ने किया, अब उर्दू में भी ज़रा ट्रांसलेट कर दें कि जो हमास ने किया वो ठीक है, वो बर्बरियत थी, उसने अटैक किया, उसने लोगों को मारा, मैं इसकी हिमायत नहीं करता। लेकिन जो रिस्पॉन्स इजराइल का और अमेरिका का हमास के अटैक के बाद आया, ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको भी किसी तरीके का सपोर्ट मिले या किसी भी लेवल पर सपोर्ट किया जाए। मैं अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहा हूँ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका से, और मैं यहाँ पर इस्तीफा दे रहा हूँ। भाई उसकी इसराइल की जो सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि उसके साथ सारे एम्पायर मिले हुए, और जब सारे एम्पायर मिल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो वही जॉश पॉल साहब 2 दफा मैंने अब इनको कहा साहब। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा, क्योंकि अंपायर की बात हो गई है तो कुछ क्रिकेट की तरफ भी हम तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान का आज मैच है ऑस्ट्रेलिया से, और बड़ा ये गंभीर मैच होना है। लेकिन उस मैच से पहले आपको मैं कल के मैच की जरा एक कहानी सुना दूं। अच्छा, और कल के मैच की कहानी तो कोहली ने खत्म कर दी भाई कोहली को ये जरा वीडियो दिखाना जरा, ये वाइड बॉल थी या नहीं थी, आप जरा बता दें जरा। अच्छा मैं इतनी खतरनाक वीडियो देखें, बताएं क्या बताऊं मैं इसमें। नहीं देखें ये बॉलिंग कराएगा ये शख्स। ओके और ये बॉल क्या वाइड थी या नहीं थी। अच्छा ये देखिए, ये अच्छा ये इस तरफ से गई है। हाँ। ठीक है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, इसके आगे के बजाय पीछे गई है बॉल। हाँ। लेकिन अंपायर ने इसको वाइड बॉल नहीं करार दिया। क्यों? रूल्स की धज्जियां बिखेर दी इस अंपायर ने। बेसिकली इसका नाम है रिचर्ड कैटलब्रो, और इसने बेसिकली कोहली को करनी थी सेंचुरी अपनी। 97 पे खेल रहा था कोहली, सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए उसको 3 रन चाहिए थे। भारत अपनी फतह से सिर्फ 2 रन दूर था। तो अब अगर 2 रन में से 1 रन वाइड का मिल जाता तो कोहली हो सकता है अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर पाता। तो उस पर यह बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि इसने ये बॉल जो कराई है, कोहली भी देख रहा है कि ये क्या हुआ भाई, बॉल इधर से निकल गई, सब देख रहे हैं, हर आदमी कह रहा है ये तो वाइड बॉल होगी। लेकिन उस अंपायर जो था माशाल्लाह, उसकी मैं आंखों को सलाम करूं कि उसने कहा कि ये वाइड बॉल नहीं है। अच्छा, वो हल्की सी उसके ऊपर मुस्कुराहट भी थी उसके चेहरे के ऊपर, लेकिन
लेकिन लग रहा है लोगों को कि इसने कोहली को वर्ल्ड कप में सेंचुरी 48वीं बेसिकली उसकी सेंचुरी स्कोर करने के लिए उसने फैसिलिटेट किया। तो ऐसी सिचुएशन में रिव्यू शिवरी नहीं हो सकता, सिर्फ वो आउट पे ही रिव्यू देते हैं। रिव्यू क्या भाई, बॉलर क्यों रिव्यू लेगा? वाइड बॉल नहीं हुई तो बॉलर का तो नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा वाइड बॉल नहीं हुई, बैट्समैन का भी नुकसान नहीं हुआ, बैट्समैन ने कहा ठीक है मैं तो बना लूंगा सेंचुरी, तो कोई भी नुकसान नहीं कर रहा था अपना, सबने ये हो रहा है। बहरहाल क्रिकेट पर हम बात करते हैं, अभी आपकी कॉल्स भी लेनी है हमें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है आज, उसके हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान पर मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, बड़ा ही तगड़ा मैच, बड़ा ही जानदार मैच, और उम्मीद है कि बड़ा ही शानदार मैच आज होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे ये मैच शुरू होना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे और देखना ये हाँ, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे मैचेस में ना जज्बात पे काबू नहीं रहता। नहीं आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं सका। मैं कहने लगी थी कि 1:30 बजे तो होगा, हाँ। लेकिन 1:30 बजे खैर हमारा तो जुम्मे का टाइम है, मैं लोगों से दरखास्त ही करने लगी थी कि हाँ तो 1:30 बजे जुम्मे का टाइम है, तो आप लोग नमाज पढ़ें, हाँ, और नमाज पढ़ने के साथ साथ दुआ भी मुसल्ले पर करें, लेट जाए और तब उठे जब आपको लगे कि मैच जरा संभल सके है हमारा। जी जी नहीं मैच आप देखें बिल्कुल। वो मैं कोहली वाली बात कर रहा था, वो मैं कर लूँ। वो कोहली साहब जो है ना, देखो एक बात तो हम मानते हैं और दुनिया मानती है कि वो प्लेयर बड़ा ग्रेट है, ठीक है जी, और वो प्लेयर है कमाल, लेकिन ऐसी बेमांडियाँ मत किया करो यार। देखो ऑस्ट्रेलिया जो अंपायर जो है ना, वो अंपायर की एक वैल्यू होती है, उसकी एक इज्जत होती है और उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, और उसकी बात पर, उसकी डिसीजन पर भरोसा किया जाता है। तो जब अंपायर इस तरह की हरकतें करेंगे ना, तो फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि देखो इंडिया को खामोखा फेवर किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये इसमें कोहली बेचारे का तो जाती तौर पर कोई कसूर मुझे नहीं नजर आया। नहीं कोहली का कसूर नहीं है, बेसिकली अंपायर अपनी तरफ से ज्यादा वफादारी दिखा रहा है, फिक्सिंग होती है ना ये एक तरीके से। अगर आपने अंपायर को इन्फ्लुएंस किया हुआ है किसी भी वजह से कि अंपायर ये काम करे कि आपको या आपके खिलाड़ी को फेवर दे। अब वो जो इसने सेंचुरी बनाई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला खिलाड़ी भी इंडिया का ही है, रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक है, 49 बना चुका है वो सेंचुरियाँ, और उसके बाद फिर यही है सॉरी रोहित शर्मा की 31 है और 49 है सचिन तेंदुलकर की 49 है, इसकी हो गई 48 विराट कोहली की। तो अब ये एक सेंचुरी और बनाएगा तो पहुंच जाएगा ये सचिन तेंदुलकर के बराबर। सचिन तेंदुलकर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स रहे हैं क्रिकेट हिस्ट्री के, और ये भी वैसे ही रहे। अब ये अपनी 48वीं सेंचुरी पर जिस तरह पहुंचे हैं ना, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। और डीआरएस के हवाले से बहुत सारे वैसे ही सवालात इस पूरे वर्ल्ड कप में उठाए जा रहे हैं। आपकी कॉल्स भी हम ले लेते हैं, और आप हमें कॉल कीजिए और आप बताइए कि आज के मैच में क्या होना है। वर्ल्ड कप के हवाले से आप कितने मुतमईन हैं डीआरएस से, ये कोहली साहब से? पूरी उम्मीद तो पता नहीं कितने लोग होंगे। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा हम अगर नजर डालें, क्या हुआ माजी में? क्या हुआ माजी में? हुआ ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बुनियादी तौर पर उन्होंने 107 मैचेस खेले हैं अब तक ओवरऑल, टोटल वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज भी 107 मैचेस खेले हैं उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा, काफी भारी है, ऐसा भारी नहीं है, काफी भारी है। टीम ही ऑस्ट्रेलिया की टीम, अच्छा मतलब 5 दफा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन रहा है। मतलब जो मेरे जैसे नाकिस इल्म रखने वाले भी लोग हैं क्रिकेट के फील्ड में, मतलब कभी कभी तो जज्बात की लॉ में बह के हम बहुत कमेंट्री कर देते हैं, लेकिन जिनको कम पता है, जो कम देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको भी ये बात बावर हुई है कि ऑस्ट्रेलियन टीम, साउथ अफ्रीकन टीम, ये कुछ टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने महराज पे अपने आप को पहुंचाया है और परफॉर्म करके। अब 107 में से ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 69 मैचेस, अच्छा ठीक है जी, और पाकिस्तान ने जीते हैं 34। 3 मैच ऐसे हैं कि जो कि नो रिजल्ट रहा उनका, और 1 मैच ऐसा है जो कि टाई हो गया था। अब आप बात करते हैं वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में अभी तक ये दोनों मैचेस जो दोनों टीमें हैं, ये 3-3 मैचेस इन्होंने खेले हैं। पहले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हारा, तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। पाकिस्तान पहले 2 मैचेस जीता और तीसरा मैच हारा है। अब ये दोनों आमने सामने आएंगे, आज दोनों टीमों का चौथा मैच है। मैथ्स की क्लास लग रही है नाजरीन। वो होते थे ना कि ये एक्स का अमाउंट, ये वाई का अमाउंट, ठीक है, समझ में आ गया, और हम सर हिला रहे होते थे ऐसे जी, और समझ में कुछ नहीं आ रहा होता था। गौर सही है, ठीक है, बताइए। तो चौथा मैच खेलेंगे दोनों। ओके। अब वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें 10 मरतबा आमने सामने आई हैं। सही है।
10 टाइम्स इन्होंने मुकाबला किया है। इन मुकाबलों में क्या हुआ है ज़रा ये मैं आपको हिस्ट्री तारीख के झरोकों में मैं आपको लेकर जाता हूँ, ठीक है। तारीख के झरोकों में पहला जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों का वो हुआ था 1975 में। ये पहला वर्ल्ड कप था, पहला वर्ल्ड कप था वनडेज का, 60 ओवर्स का ये मैच होता था उस वक्त। अच्छा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने आई और पाकिस्तान को इन कैंगरूज ने आराम से हरा दिया 73 रन से। पहले मैच वर्ल्ड कप में कोई मुकाबला ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, आगे बढ़ जाए, छोड़ दें उसको, ठीक है, पाकिस्तान हार गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैच हुआ 1979 में, उसमें आपको बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन पहले एक कॉलर है आतिफ साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। जी वालेकुम सलाम। आतिफ अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। जी बंद कर दी है जी सर, बताइए। अब बताइए जी क्या कहेंगे जी आज के मैच के हवाले से। सर मुझे लगता है कि आज फखर जमान को चांस देना चाहिए। वो सर फखर जमान इंजर्ड है, नहीं खेल रहा आज। जमान खान बॉलर है जो उसको आज प्लेइंग करनी चाहिए। जमान खान शायद बीमार है, वो भी शायद ना खेल लेगा शायद, लेकिन सर साढ़े मोटे बीमार पे नहीं। आपको नहीं लगता ये सब बीमार टीम ही ले गए इनको? नहीं सर, वो वहाँ का वेदर ऐसा है। वो शुभमन गिल भी इंडिया का बीमार हुआ था, 2 मैचेस उसने भी नहीं खेले थे शुरू के, तो वो मामला जो है वो जरा वेदर का है वहाँ पर। 5-6 खिलाड़ी पाकिस्तान के जो है वो बीमार हो गए बेचारे। बिल्कुल, तो ये हुआ है ये। हाँ, ये बस इंशाल्लाह पाकिस्तान आज विन करेगा है। तो ये बताएं मुझे कि किस उम्मीद पर ये आप कह रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो आपको लगता है कि आज कुछ कर जाएगा? सर आज बाबर आजम आज प्लेइंग करेगा, बहुत अच्छा वो खेलेगा 10 ओवर इंशाल्लाह। उसके साथ मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अगर मैं दुआ करता हूँ कि वो सेहतयाब हो जाए तो हाँ। वो आए, वो अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा आके पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं कि मैं हूँ, किस फॉर्म में आ गया हूँ। सही है जी, चलिए थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। अब बात करते हैं जी 1979 की। अब 79 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप, सेकंड वर्ल्ड कप था ये, एक बार फिर आमने सामने आई। इस मरतबा पाकिस्तान ने बदला चुकाया पहले वर्ल्ड कप का और कैंगरूज को 89 रन से हराया। क्या बात है यार, हल्का ना लो हमें, ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाते हैं आप 87 के वर्ल्ड कप में। अच्छा, 87 का जो वर्ल्ड कप था उसमें कैंगरूज और पाकिस्तानी टीम जो है वो तीसरी बार आमने सामने आए और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल था ये, पाकिस्तान का होम ग्राउंड था, पाकिस्तान में ये मैच हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने 18 रन से पाकिस्तान को हराया और फाइनल उन्होंने नाम कराया, फाइनल तक पहुंचे भी और फाइनल भी जीत लिया था। बिल्कुल। फिर आ जाते हैं 1992 पे, 92 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था ये वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप जीता था और इधर ऑस्ट्रेलिया को उनके क्राउड के सामने पाकिस्तान ने हराया 48 रन से। जी बिल्कुल, सब पता है थोड़ा याद, प्रॉम्प्टर का काम है ये नाज़रीन, थोड़ा याद है। 92 का वर्ल्ड कप तो वैसे लोगों के जहनों पे छपा हुआ है, बिल्कुल ही मतलब नक्श हुआ है। बिल्कुल, आजकल 92 का वर्ल्ड कप छुपा हुआ है और वैसे छपा हुआ है। एक और कॉलर है नदीम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू भाई। तो अब क्रिकेट का आज का मैच है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन परफॉर्म करेगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि कौन परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, कौन नहीं करेगा, ये अच्छा लगा भाई, पसंद आई मुझे आपकी बात, कौन नहीं करेगा। हाँ, वही शादाब को शुक्र है कि बाहर कर दिया, उसने परफॉर्म नहीं करना था। हसन अली बीच में है, वो परफॉर्म नहीं करेगा। इमाद जो है वो, सॉरी इमामुल हक है, वो परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी लेकिन हसन अली तो फिर भी विकेट शिकटे ले लेता है, कुछ कर लेता है, मतलब ऐसे तो उन विकेटों का क्या करना है जो काम ही नहीं आएंगे आपको। वो लेके संभाल के रखता है विकेट। हाँ, तो 40% ये जीत सकता है मेरी नजर में, ये 60% पाकिस्तान है, यानी 40 पाकिस्तान का और 60 ऑस्ट्रेलिया का। ऑब्वियसली मैंने जितनी पहले प्रेडिक्शन की है वैसे ही चल रही है, आगे कोई टीम हल्की हो तो मैं 50-50 पे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन देखो ना अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी तो नहीं चल रही, दोनों जो मैचेस थे उसके जो वो दोनों हारा तो बैटिंग लाइन तो उसकी चली नहीं, 200 के करीब वो रन बना रहा है बेचारा ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन होना क्या है, होता ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी आ जाए वो बैटिंग भी चल जाती है, बॉलिंग भी चल जाती है। सही बात है। वैसे मैं कल उसको सुन रही थी, विराट कोहली को सुन रही थी, हम 200 से ऊपर जाते हुए हमारी जो है वो हालत खराब हो जाती है। वो कहता है दिस वाज अ चेजेबल टारगेट, नथिंग। हाँ तो ठीक है, 261 या 268 जो भी था वो इतने आराम से चिल कहते हैं। मैं दुआ करेंगे सर, हम चलिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे हम। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, वो चैन से सुने मेरी बात आप, ठीक है, इधर उधर पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं आप लोगों का, मसला ये है। बहरहाल मैं बात कर रहा था 1992 के वर्ल्ड कप की, कॉल इन पब्लिक भी स्टार्ट कर दें, पब्लिक जो है वो भी बात कर रही थी हमसे। हाँ। तो हम बात कर रहे थे 1992 के वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान ने
ऑस्ट्रेलिया को उसके होम क्राउड के सामने ही हरा दिया। उसके बाद 1999 में हुआ ये दोनों टीमों का आमना सामना। अब 1999 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर 2 बार इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था और ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हरा दिया था। लेकिन उसके बाद आया 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल। पाकिस्तान की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम और वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस। ऐसे वो टीम ढेर हुई जैसे वो हाउस ऑफ कार्ड्स नहीं होता है, यूं करें आप तो सारे गिर जाते हैं, ऐसे हुआ वो मामला। और बस उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उनसे जो बदला लिया 8 विकेटों से शिकस्त दी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान ने खो दी और पाकिस्तान ने मतलब खो क्या दी, वो ऑस्ट्रेलिया ने उठा ली। फजलुर रहमान साहब हैं हमारे साथ कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई और सिफा बहन को सलाम। फजलुमान लाहौर से सर बहुत देर बाद आपसे बात हुई है सर। वालेकुम जी, फरमाइए मेरे दोस्त। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कितने अरसे से कह रहा था टीम में चेंजिंग होनी चाहिए। अब ये देखे सारा पाकिस्तान बोल रहा है, ये बाबर आजम का जो बेरुपया चेहरा था वो सबके सामने आ गया। इतनी अच्छी हमारे पास बैट्समैन भी है, जैसे हैदर अली, आसिफ अली का हक बनता था टीम में, तो बाबर आजम को निकाल दें टीम से, ये कह रहे हैं आप? सर देखिए ना, ये टीम इतने अच्छे हमारे पास बैट्समैन है। आसिफ अली का सर बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है सर दुनिया के होंगे, लेकिन हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये अपनी आनाकानी की वजह से हमारी टीम का बेड़ा गर्क क्या हो गया? अच्छा गुस्सा ना करें फजलुर रहमान भाई, आप तो मौलाना फजलुर रहमान की तरह गुस्सा कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। बेसिकली जो बाबर आजम है वो कप्तान है हमारे, अब जो भी है जैसा भी है वो कप्तान, उसको हमने बैकअप करना है। कैप्टेंसी इतनी अच्छी नहीं कर रहे, उसके ऊपर एतराज कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग तो फिर बैटिंग है ना यार, ये तो ना करो। अवैस भाई मेरी बात सुनिए, देखिए सियालकोट के प्लेयरों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। आसिफ बिलाल आसिफ इतना अच्छा हमारे पास स्पिनर बॉलर था, उसने 5 मैचों में 18 विकेट ली हैं, किसी की नजर उस पर क्यों नहीं गई? इतना अच्छा बॉलर था, ठीक है। उसके अलावा शेख मलिक का अभी टैलेंट में था, क्रिकेट खेल रहा था, उसको बेचारे को मौका नहीं दिया आगे खेलने के लिए। इस तरह बिलाल आसिफ जो है सामा मीर को उसको रखना चाहिए टीम में। भाई यही एक ही रीजन के ये लोग हैं, खेल रहे हैं अच्छा वाला। गुस्सा ना करें भाई, पसंद नहीं आया मुझे ये वाली बात आपकी, भाई गुस्सा ना करें, बैकअप करें टीम को, डिफेंड भी ना करें बिल्कुल बगैर किसी वजह के, सिर्फ इस पे डिफेंड ना करें। आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू डिफेंड, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया का नंबर 1 ना हो, आप हमें खेल के दिखाएं, जीत के दिखाएं। भाई आउट ऑफ फॉर्म भी होता है। कोहली ने कितने अरसे के बाद सेंचुरी बनाई थी भाई, 50 मैचों के बाद बनाई थी, नहीं बना था, होता है, ये क्रिकेट है, ये गेम है, इसके अंदर अनफिट होता है इंसान। आप लोग कहते हैं अनफिट ना ही होगा, लेकिन इस पे खुशी होती है, इस पे तालियां मत बजाएंगे यार, वो नंबर 1 है, नंबर 1 वो है ना भाई, मैंने थोड़ी बनाई, आईसीसी ने रैंकिंग बनाई है। हमारी टीम के साथ क्या कर रहा है, वो नंबर 1 कहां से है, गुस्सा ना करें इतना। चलो 2003 में आ जाते हैं। 2003 में भी ये भी साल था जिसके अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में 7वीं बार आमने सामने आया और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 82 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप, 8वीं मरतबा ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबला आई और इस मरतबा पाकिस्तान ने बदला लिया और वर्ल्ड चैंपियन था ऑस्ट्रेलिया और उसको 4 विकेटों से शिकस्त दी। और 1992 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल से उस वक्त से 1999 के वर्ल्ड कप से जो है वो ये नाकाबिले शिकस्त टीम चल रही थी, उस टीम को इन्होंने हरा दिया। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस थी। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें जो है वो क्वार्टर फाइनल था, वो आमने सामने आई और कैंगरूज जो थे उन्होंने ग्रीन शर्ट्स को हरा दिया 6 विकेटों से और सेमीफाइनल में पहुंच गए और ये वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इतना वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया, तो इतना जीता है, रख लेना चाहिए उसको घर पे अपने वर्ल्ड कप। अच्छा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 2019 के वर्ल्ड कप में भी आमने सामने आए थे। उस मैच में क्या हुआ था, 10वीं मरतबा ये आमने सामने थे, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं एक। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज बिलाल वालेकुम सर, कैसे हैं? हाफिज बिलाल बात कर रहे हैं कसूर से। जी हाफिज साहब बताइए, क्या कसूर है हमारी टीम का? क्या हाल है, खैरियत है सर? हेलो जी सर, आप टीवी की आवाज बंद कर दें सर। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है कि आम बंदे को भी अपनी राय देने का मौका मिलता है। हम भी आम बंदे हैं सर, आप लोग खास बंदे, हम लोग आम बंदे। बताएं आपकी राय क्या है? तो मैच के हवाले सर बात करें, बाबर आजम यानी पिछला मैच तो मायूस कौन था। अच्छा, आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह के फजल से और दुआ के साथ जिस तरह अल्लाह ताला फजल टीम पर रहम करे, हमारे पाकिस्तान टीम पर भी रहम करे। हाँ। तो अपनी हमें पाकिस्तानी कौम को मायूसी से निकालें और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बाबर आजम पे इंशाल्लाह आज का मैच जो ना पाकिस्तान के हाथ में होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। हमारी भी यही दुआएं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान हाफिज बिलाल साहब। अच्छा जी, 2019 पे आ जाए। 2019
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में आमने सामने आए, 10वीं मरतबा ये वर्ल्ड कप में आमने सामने आए थे और इस मरतबा भी कैंगरूज ने ग्रीन शर्ट्स को हरा दिया, 41 रन से ये हार गए थे। तो वर्ल्ड कप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को मतलब बरतरी हासिल है, क्योंकि 10 मुकाबले हुए, 10 में से 6 मरतबा ऑस्ट्रेलिया जीता है, 4 मरतबा जीता है पाकिस्तान। तो अब बेंगलुरु में आज मैच होगा, देखते हैं कि ये 7-4 होता है या 6-5 होता है। आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है। नाजरीन वक्फा ले लेते हैं, छोड़ें शिफा जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गई है। नहीं तरफ तो नहीं हो गई, मैं 60-40 रेशो कितना है? हाँ ये 60-40 वाला है उनका वाला, बिल्कुल 60 ऑस्ट्रेलिया जीतने का और 40 पाकिस्तान के जीतने का। वो उनकी बात, इस बात पे मैं अग्री करती हूँ बिल्कुल कि हम मतलब ठीक है हराया उनको होगा जितनी दफा, लेकिन होता है प्रेशर में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, पानी पी। चले नाज़रीन वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक मैं शिफा को देता हूँ पानी। शिफा पानी पिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान का मुकाबला कंबोडिया फुटबॉल मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड था और उसमें पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दी। गोल स्कोरर हारून हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में खेलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त, और उनसे हम बात करेंगे आज के ये मैच कैसा रहा और अब आगे क्या होना है। हारून हमीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। Thank you for giving us your time and congratulations on this great victory. बहुत शुक्रिया, thank you. Thank you. How was it, Haroon? How was it? Just explain the moment, if you could. It was obviously a dream come true for the whole nation, you know. It's the first time we ever qualified in a World Cup match, so you know it's the start of a new page, a new chapter in Pakistan football, I think. And I think it's turning heads in Pakistan to look at football as well. So it's growing, and I think the next up and coming games are big ones. We're playing Saudi Arabia next, so that's obviously a big game. And inshallah we can perform and show everyone what we can do again. Inshallah. Were you planning and expecting that it is going to be you who will be scoring this goal, or did it just happen out of the blue? I think I've always had it in my mind that I want to win the game for the country, but to be honest, did I expect it coming off the bench? Maybe not. It was a surreal experience, you know. So alhamdulillah, I'm just happy and proud that we got the victory. Okay, now I was reading this statement by the coach Stephen Constantine, and he said that I have not seen so many grown men cry in my life. Was it really the scene? Yeah. We're all crying. You know, it means so much to us. It's the first time in Pakistan's history that we've qualified to the next round of the World Cup qualifier. You know, so it meant so much to us, and it was the first home game for I think 8 years. So playing in front of the home crowd, you know, they were supporting us, and it was really an emotional scene after the game. Absolutely, it was a great moment for us also. Okay, so tell us about your background. You've been playing in the Pakistani team since the last 1 year. You're from the UK. How did you join the Pakistani team? Tell us about your football background and your training and your connection with the Pakistani team. Yeah, so since a young boy, since maybe 10 years old, I've been at the Queen's Park Rangers Academy. I left last year, so I'm looking for a new club. And Pakistan contacted me in my last year at Queen's Park Rangers, which was last year. So they contacted me from there, and it's been history ever since. Right. And when was it that you find out that you have this knack for football and you want to be a footballer, or was it always the scene that you wanted to be a footballer?
Do you know, ever since a young boy, I've just been playing football wherever and whenever, at school, in the park, with my friends, with my dad, on the street. So since a young boy, I've always liked playing football and always enjoyed it, and that's pretty much all I've done my whole life. Cool. Right. Okay, so what is the difference between like when you're playing in front of your own crowd, when you're playing in Pakistan, and when you're playing for international clubs like the Rangers? I think playing for your country is a whole different kettle of fish, you know, especially when it's a home game. It's like there's an extra man on the pitch playing with you. That's how it felt the other day. I think they motivated us and they helped us to keep going until the final whistle. Okay. So when you scored this goal, how was the response from your teammates? Obviously, we can see the videos and they're celebrating, cheering, and everything. But how was the moment? It was crazy, you know, because it was crazy because coming from the UK, maybe I don't understand or appreciate how much it actually. Of course, it means a lot to me as well. But for them, they understand the history more of Pakistan football, and they know it hasn't been the greatest in Pakistan. So for us to win this match, you know, after I scored, all my teammates were coming over to me and hugging me and saying thank you, like to show what it meant to them. So it was a crazy feeling, and alhamdulillah, we got through to the next round. Right. So the team of Cambodia, let's talk a little about them. Were they tough? Did you know they play really well, or were they an okayish team and you knew that you have to and you will be defeating them? Of course, they're higher. How would you rate them for the skill level? Yeah, of course, they're higher ranked than us in the world ranking. But we didn't let this affect us. You know, we had a game plan and we stuck to it. We had done previous analysis on the team, and that's thanks and credit to all the staff behind the scenes. And so we had a clear picture of what they were going to do and what we were going to do to stop them and what we were going to do to go forward and try and get the win. And, you know, that's what we did. We didn't concede over both legs, and alhamdulillah, we won 1-0. So I think we knew they weren't going to be an easy opponent. But you and your team members, were they not feeling pressured like the usual thing that we face with the Pakistani cricket team, that their pressure is so visible on their faces and in their performance? Were you not pressured, looking at the higher ranking of Cambodia's team, or were you good at controlling them? I think we were just so happy to play back at home, you know. So it was like a new experience for us, playing in front of the home fans. Okay. So we were, of course, we knew it was a big game and there was a lot of pressure on us, but I think we thrived under it, and the fans really did help us get through to the win. So what is coming up next? Because you said we are playing Saudi Arabia next. What's the game plan for that game? Of course, we've just finished off this win, so we're still celebrating and enjoying the victory. But no, we've got a focus on the next game in Saudi Arabia, which is in a month's time. Yeah, I'm sure there'll be some camp soon for training and to prepare ourselves for the match. Inshallah. Right. Thank you for giving us your time and best of luck for the future. हमारे साथ मौजूद थे जी हमीद साहब, पाकिस्तान के गोल स्कोरर, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल साथ ही साथ हम कवर करते रहेंगे फुटबॉल की न्यूज़ को भी और फुटबॉल की जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं वैसे बहुत सारी डेवलपमेंट की जरूरत भी है फुटबॉल में वैसे। बिल्कुल, एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। कल यानी कि गुज़िश्ता शब मुस्लिम लीग नवाज़ का एक बड़ा कन्वेंशन देखने में आया, जहां पर उन्होंने अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो नगमा तैयार किया है उसको रिलीज़ किया गया। शहबाज शरीफ साहब गए, उस पर बड़ा उन्होंने का मुजाहरा किया। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर हाथ लगाया। हर चीज़ में नून लीग की टेक्नोलॉजी आ रही है सामने, वैसे हाथ लगाया जाके वहाँ पर। हाथ लगाने के बाद जो है स्क्रीन से उनका नगमा जो है वो चल पड़ा और मरियम साहिबा बैठकर मुसलसल वो ऐसे ऐसे सर हिला रही थी। एक्साइटमेंट, टाइम ऑफ एक्साइटमेंट हैज बिगन फॉर दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन राइड जो है बहरहाल ये कोई बहुत आसान होनी नहीं लगी और बम्पी हो सकती है, इम्कान इसका ये है। इसी वाले से हम बात करेंगे कि अब कल का जो दिन है, जाहिर है मोटरसाइकिलें, जन्नत के टिकट और इसके बाद अब आवाम का क्या जमे गफीर होगा, आएगा मीनार पाकिस्तान, कैसे कैसे जो है यहाँ पर अब चीज़ें जो है वो अनफोल्ड करेंगी। इसी वाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो थोड़ा सा कल का ज़रा हमें बता दें, कल की एक्टिविटी होगी क्या नवाज शरीफ साहब की, और आपकी पेशगोइयाँ जो है वो रंग ले आई हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि दुनिया कह रही थी, दुनिया से मुराद कुछ वो लोग जो नवाज शरीफ की मौजूदगी को पाकिस्तान में नहीं देखना चाहते थे कि ये ऐसा होएगा नहीं, नवाज शरीफ आएंगे नहीं। देखें, हमने कानून को भी फेस किया, हमने अदालतों को भी फेस करने का हमेशा से हमारा तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि हमने कानून से मावरा कभी कोई कदम नहीं उठाया। हमें नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो, इसके बावजूद भी हम एहतराम करते हैं अदालतों का। आज फिर आपने देखा कि हमने उन्हीं अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से 7 साल पहले हमें नाइंसाफ़ी से ताहियात नाहल किया गया या सज़ाएं दी गई। अब जहाँ तक तल्लक है 21 अक्टूबर का, तो मैं बड़ा वाज़िया हूँ इस हवाले से कि 21 अक्टूबर को कोई जलसा, कोई इस्तकबाल, कोई रैली कतन नहीं है। 21 अक्टूबर को दरअसल दुनिया जो इकट्ठी हो रही है पाकिस्तान की, हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाला जो जमा हो रहा है, दरअसल एक तजदीद अहद के लिए मीनार पाकिस्तान के साए तले नवाज शरीफ की क़यादत में इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि हम फिर से इस गर्दाब में फंसे पाकिस्तान को निकाल के 2017 का पाकिस्तान किस तरह बना सकते हैं। ये एक नई होप है नवाज शरीफ के हवाले से और आखिरी उम्मीद भी है कौम की। कौम समझती है कि जब जब पाकिस्तान किसी भंवर में फंसा और मुश्किलात में घिरा, तो नवाज शरीफ को जब भी कौम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ ने उससे कौम को निकाल के दिखाया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को तरक्की की पटरी पर चढ़ाया। तो जो भी हालात बने 6 साल 7 साल के अंदर, इंशाअल्लाह ताला कौम की आखिरी उम्मीद भी है और नवाज शरीफ इसके लिए मनसूबा बंदी भी करके आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान को फिर से 2017 का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अच्छा सही है, ये बात फाइनल हो गई है कि उन्होंने लाहौर ही आना है जावेद साहब, क्योंकि ये भी दरमियान में खबरें कुछ हमने जगहों पर पढ़ी और टीवी पर भी कोट हुआ कि शायद वो इस्लामाबाद की भी आमद हो सकती है, लैंडिंग उनकी इस्लामाबाद की भी हो सकती है। हाँ, ये मुमकिन है कि वो पहले इस्लामाबाद जाएं और उसके बाद लाहौर आएँ, लेकिन अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। ओके, और पब्लिक कितनी इस्तकबाल में मुतवक्के है, क्योंकि वो पब्लिक, आप लोग ऐलानात तो बड़े ज़बरदस्त कर रहे थे पब्लिक के लिए। देखें, जो हम देख रहे हैं कौम का जोश वलवला पूरे पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस पंजाब के अंदर, तो पूरा लाहौर जलसागाही होगा जो नज़र आ रहा है। वाह वाह, सही है, ठीक है। अच्छा, अब जलसे और इस्तकबाल में ज़ाहिर है लोगों की आमद और वो सारा सिलसिला तो एक प्लान है और वो कल हम भी देखेंगे, सारे देखेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से जा रहे थे तो उनके जाने के बाद भी बड़े लोगों ने, आप लोगों की पार्टी में भी ख़ास तौर पर जिला वतनी कहते हैं कि वो जिला वतनी काट कर आए हैं। जिला वतनी तो किस चीज़ से ली गई थी ये जिला वतनी? नहीं, बात यह है कि अगर कोई जिला वतनी कहता है तो हकीकत यही है कि कोई नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा मुल्क बदर हुए
तो कोई किले की दीवार फलांग के तो नहीं गए थे, या आज किसी जेल का दरवाज़ा तोड़ के तो नहीं निकले। उस वक्त भी जिनकी ज़रूरत थी, जिनकी ख्वाहिश थी, उनको सज़ा दिलवाने की सज़ा दिलवा ली, और बाहर भेजना मकसूद था, बाहर भेज लिया। और जब पाकिस्तान मुश्किल में फंसा और सबको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान चलने की पोजीशन में नहीं रह गया, तो 2008 में फिर वही इंसाफ के दरवाज़े खुलते गए। और आज फिर आप देख लें कि 6-7 साल बाद, 2017 के बाद, आज फिर वो नाइंसाफ़ी जो हम 6-7 साल से कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ से कोई जुल्म नाइंसाफ़ी अकेले से नहीं हुई, या वो नवाज़ शरीफ अकेले ने भुगता नहीं है, बल्कि वो नाइंसाफ़ी पूरी पाकिस्तानी कौम ने, रियासत ने भुगती है। और आज फिर 7 साल बाद जो है वो इंसाफ के दरवाज़े खुलने शुरू हुए हैं। मगर मैं कहूँगा ये कि इंसाफ तो वो होता है कि जो हर वक्त हर सूरत हो। कभी इंसाफ ये नहीं होता कि वो सिलेक्टेड कोई टाइम हो, कोई टाइम फ्रेम हो, या किसी की ख्वाहिश पे इंसाफ हो और किसी की ख्वाहिश पे नाइंसाफ़ी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आज भी अगर आगे बढ़ना है, जो कि इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ की क़यादत में बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के बग़ैर और तमाम अदारों के आइनी हदूद क़यूद जो हैं, जो तयन किए हैं आइन ने, उनमें रहते हुए पाकिस्तान दोबारा तरक्की कर सकता है, या कौम दोबारा से मुतहद हो सकती है, एतमाद कर सकती है अपने आइन पे, अपने अदारों पे, अपनी रियासत पे यकजा हो सकती है। तो वो इसी सूरत हो सकती है जब आप आइन पे अमल करें। सही है, ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो, जो दीगर मुखालिफिन हैं, पीपल्स पार्टी हो गई या दीगर लोग हो गए, वो ये कह रहे हैं कि लाडला मतलब वर्ड जो अब लाडले हो गए नवाज शरीफ साहब, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो क्या वाकई मियां साहब लाडले हो गए, बन गए लाडले दोबारा से? देखें, जहाँ तक लाडला कहना है तो फिर यकीनन वो दुरुस्त कह रहे होंगे, इसलिए कि 2002 में, 2008 में, 2018 में जब इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया जबरी नवाज शरीफ को, तो उस वक्त भी ये लाडला कहते तो मुझे अच्छा लगता आज भी। और अगर कोई इनमें से ये कहे कि 2017 में जो होने वाली नाइंसाफ़ी थी वो जबर था, या उस वक्त भी लाडले थे, और अगर उस वक्त भी लाडले थे तो यकीनन आज भी लाडले होंगे। और अगर उस वक्त नाइंसाफ़ी हुई थी, तो अगर इंसाफ के दरवाज़े खुलना शुरू हुए हैं, तो आज कोई और किस्म की बोली बोले, तो मेरा ख़्याल है पॉलिटिकल फोर्सेस जो ख़ुद को पॉलिटिकल फोर्सेस कहती हैं, उनको ज़ेब नहीं देता। सही है। तो अब नेक्स्ट सवाल तो फिर ये बनता है ना कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया था या निकाला था, उनके बारे में वो क्या करेंगे? या फिर वो जो मामला डार साहब ने कहा था कि अल्लाह पे छोड़ दिया हमने, ऐसे ही होगा? देखें, बात यह है कि मैं तो बारहा ये बात कह चुका हूँ कि एहतसाब का सिलसिला कहीं से शुरू होना चाहिए। जो पाकिस्तान को बार बार डुबो दिया जाता है, उन किरदारों को कभी तो कटहरे में खड़ा करना होगा। और जिस हालत में पाकिस्तान आज खड़ा है, अगर आज भी वो सिलसिला शुरू नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि आप अदारों के अंदर देख रहे हैं तकसीम करवा दी जाती है, अदारों के अंदर बगावत पे उकसाया जाता है, मनसूबासाजी की जाती है। अगर ये अमल इस तरह चलता रहेगा तो आज 76 साल हो गए हैं हम निज़ाम, जो जमहूरी निज़ाम है, इसका रोना रोते हैं कि इसको मुस्तहकम नहीं होने दिया गया। तो क्या कल को हम ये रोना शुरू कर दें कि अदारों के अंदर भी बगावत करवा दी जाती है जब कोई चाहता है और जब कोई सहूलतकारी करता है? तो फिर पाकिस्तान किस तरह चलेगा? आपको 9-10 मई के या फैज़ाबाद धरने से ही कम से कम शुरू कर लें सहूलतकारों को, या दबाव में लाकर रेफरेंस फाइल करने वालों को, या गद्दारी पे उकसाने वाले लोगों की सहूलतकारी करने वालों को कटहरे में लाएं भाई। इससे पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये मेरी कोई या किसी ख़ास बंदे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सही है।
अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि सब सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालनी चाहिए, तो अब नवाज शरीफ साहब का क्या ख्याल है, वो भी गुंजाइश देंगे? देखें, जहाँ तक सियासी जमातों के लिए गुंजाइश निकालने का तल्लक है, भले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ और जिसने जो सहूलतकारी की या जिसको जो भी असाइनमेंट दी गई उसने वो पूरी करके दिखाई किसी की ख्वाहिश पे, मगर हम कतन ये समझते ही नहीं है मुनासिब इस जमहूरी निज़ाम के लिए, इस आइन के लिए कि आप किसी सियासी जमात के लिए या पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये निज़ाम का दरवाज़ा बंद करें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिस किसी ने दहशतगर्दी की है, जिस किसी ने आइन तोड़ा है, वो वर्दी वाला हो बग़ैर वर्दी के हो, अगर कोई आइन तोड़ता है, अगर कोई पाकिस्तान पर हमला आवर होता है, वो सरहद पार से हो या सरहद के अंदर से कोई वही फेल करे, तो उसको आइन कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, और गुंजाइश में क्या फिर पीटीआई के लिए भी गुंजाइश का सिलसिला कुछ बन सकता है? चेयरमैन पीटीआई के लिए कितनी गुंजाइश और पार्टी के लिए कितनी गुंजाइश? दोनों का जरा अलग अलग बताइएगा। देखें, जहाँ तक पीटीआई का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो एक नज़रिए, सोच, फ़िक्र, भले किसी तब्दीली की ख्वाहिश पे, भले किसी और रूप जो था उससे मुतासर होकर उसको ज्वाइन किया और किसी गैर कानूनी, गैर आइनी फेल में मुलव्वस नहीं है, उनको हक़ होना चाहिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। मगर मुझे उस वक्त दुख होता है जब कोई ये सवाल करता है कि क्या इमरान खान के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, तो फिर मुझे ये बताएं पाकिस्तान का आइन क्या है, फिर मुझे कोई बताए कि पाकिस्तान का कानून क्या है, फिर मुझे ये बताएं कि दहशतगर्द का नाम क्या है, फिर आप मुझे ये बताएं यही फेल कोई और जमात करे, कोई और ग्रोह करे, कोई और मसल्ला जत्था करे, तो उसको आप क्या नाम देंगे, तो खुद कर लें। सही। अच्छा, इलेक्शन होने कब है ये ज़रा बता दें, आसान सा सवाल, आपका क्या ख्याल है, कब होंगे? देखें, बात सीधी सी है कि पाकिस्तान में जितने जल्द मुमकिन हों इलेक्शन हो जाने चाहिए, इसी में पाकिस्तान की भलाई है, इसी में पाकिस्तानी कौम की भलाई है और इसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जमहूरी क़ुव्वतों को है और सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का है अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं तो। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।